नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस कंपनी के बारे में चर्चा के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंस उसके न्यूज के बारे में भी बात करूंगा और उसके साथ साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होगा क्योंकि ये आपका ही आपका ही कमेंट्स था जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई भी रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है ये सारे कंपनीज के ऊपर। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके जरूर काम करना, उससे पहले इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के डेटा दिखा दूं तो पिछले दिनों में करीबन 5.5% तक आसपास जंप देखने को मिला। तो अचानक ऐसे क्या हुआ जिसके चलते है इतना शानदार मैसिव जंप देखने को मिला है। अगर मैं 1 मंथ का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर किस तरीके से शार्प फॉल देखने को मिला और अचानक यहाँ पे क्या हुआ जिसके चलते ही एक मैसिव जंप देखने को मिला है। उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, कंपनी का रिजल्ट। देखिए कंपनी का रिजल्ट आशा किया जा रहा था कि जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसका सेल्स बहुत खराब आएगा। तो ऑब्वियसली सारे कंपनी का सेल्स खराब आया है और उसके बाद भी यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने क्या किया आप देखेंगे, सेल्स पिछले बार जो सेल्स था सेम टू सेम सेल्स यहाँ पे किया। इसका मतलब सेल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस में कंपनी यहाँ पे कम कर चुके हैं। तो सेल्स तो कम मतलब सेम टू सेम हुआ मगर एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रख चुके हैं और जिसके चलते है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 9 करोड़ से बढ़ के हो चुके 11 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी क्वार्टर को तो बीट नहीं कर पाए क्योंकि पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ उसके साथ जब मतलब 38 करोड़ 24 करोड़ इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला था। तो इसका मतलब क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए मगर ईयर को कंपनी बीट कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव मूवमेंट में देखने को मिला है और इसी के चलते जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि केमिकल सेक्टर का हालत खराब होगा और इस कंपनी के भी सेल्स डाउन होगा और प्रॉफिट भी कम होगा, ऐसा हुआ नहीं। तो ईयर बेसिस में कंपनी रिपोर्ट अच्छा पेश किया जिसके चलते है आज के दिन कंपनी के ऊपर 5.5 से 6% तक आसपास जर्नी देखने को मिला। तो देखिए इस जर्नी को देखकर खुश मत हो जाना क्योंकि अभी भी केमिकल सेक्टर के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज है क्योंकि मार्केट में सेल कम होता जा रहा है और सेल्स कम होना मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो बाकी जितने सारे केमिकल्स का रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सारे कंपनीज का हालत इसी तरीके से है, पूरे का पूरा सेक्टर में इस तरीके से सिचुएशन है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यही कंपनी के ऊपर सिचुएशन ऐसा है, बिल्कुल नहीं। और इस कंपनी के ऊपर रिजर्व के बारे में बात करूं तो आप रिजर्व देखेंगे तो कंपनी 199 करोड़ से बढ़ के हो चुके कितना आप यहाँ पे देख सकते हैं 199 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1400 करोड़। और कंपनी के बोरिंग्स भी देखिए कंपनी कंट्रोल में रखे, कर्जा ना के बराबर लेके रखा है। और सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, कंपनी का फिक्स्ड एसेट जितना बड़ा उस बेसिस में कंपनी का CWIP इसका मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, इस प्रोसेस को भी देखेंगे तो कंपनी में अच्छा खासा प्रोसेसिंग के हिसाब से कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखे। मतलब अभी कुछ पैसा कंपनी के ऊपर ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में है, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला और शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन देखिए खुद के जितना होल्डिंग था उस होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, माल बेचा नहीं, कंटिन्यूस होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। हाँ यहाँ पे आप कह सकते हैं सर इसको कोई होल्डिंग बोलते हैं 0.48 के आसपास 1.54 के आसपास इसको कोई होल्डिंग कहेंगे। देखिए कंपनी बहुत छोटा है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन इतना ही भरोसा जो किया इतना ही ठीक है। तो जब इसके कंपनी का जो ग्रोथ बढ़ेगा, कंपनी के जो मार्केट कैप बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस रहेंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, मतलब बुलिश मतलब एकदम ब्लाइंड लेवल के इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। जब ट्रेड बनता है मैं ट्रेडिंग जरूर करता हूँ, इन्वेस्टमेंट आज तक इस कंपनी के ऊपर मैंने नहीं किया। और इस कंपनी के ऊपर ट्रेड के बारे में बात करो तो आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा था। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से थे, आप देखेंगे तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहे थे मगर फाइनली वो शोल्डर बना नहीं। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ जब इस माफी चाहता हूँ, इस सपोर्ट जोन को वो रिटेस्ट किया मतलब सपोर्ट जोन के आसपास आया फिर से देखिए वापस गया और इसका मतलब फिर से वो सपोर्ट जोन में आ रहा है तो यहाँ से वापस होने का चांसेस रहेंगे। अभी ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अगर कंटिन्यूसली करेक्शन हो तो कोई भी चांस नहीं है ऊपर जाने का, वो नीचे जरूर आएगा। अगर नीचे लेवल तक आए तो 222 रुपीज ये जो लेवल है इस लेवल तक वो
जोरू आएंगे। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से शांति से बैठा रहना ठीक होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी पैटर्न्स मेरे जो टेक्निकली पैटर्न जो जिसको मैं यूज करता हूँ वो अभी तक नहीं बना, तो मैं कोई भी ट्रेड देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इसके ऊपर हर किसी का नजर है, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर फिदा है। ऑब्वियसली फिदा क्यों ना रहे, क्योंकि ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ हुआ उसी तरीके से इस कंपनी का ग्रोथ हुआ, क्योंकि ऑटो सेक्टर जितने बढ़ेंगे उसी तरीके से इस आईटी सेक्टर का ग्रोथ होगा। तो देखिए, जेपी मॉर्गन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, मतलब एक अपडेट दिया था कि इस कंपनी के ऊपर 50% शेयर क्रैश होगा। मतलब इसका प्राइस जब 1000 के आसपास था, 1100 के आसपास था, उस टाइम उन्होंने बताया था कि 500 लेवल तक आएगा। और उनका कहना भी गलत नहीं है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जेपी मॉर्गन ने इस तरीके से जो बातचीत कहा था वो गलत भी नहीं है, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एक सेक्टर के ऊपर टिके हुए है। आज कंपनी आईटी सेक्टर के ऊपर है, ये बात तो सही है, मगर आईटी में किसके ऊपर काम कर रहे हैं? ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर। आज अगर ऑटो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ फिर से 2018 में जिस तरीके से हुआ था, 2018 के बाद 2021 तक जिस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला था, अगर उस तरीके से डाउन साइड सिनेरियो देखने को मिले तो केपीआईटी के ऊपर भी फिर से प्रेशराइज देखने को मिलेगा। और जो 500 का जो लेवल दिया गया है, मुझे लगता है इस लेवल तक आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए उस तरीके से कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आ रहा है, जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस कर रहा है और जिस तरीके से इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से केपीआईटी का भी ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हायर लेवल में है। बाकी देखिए, हर किसी का नजरिया कुछ अलग है, आपका नजरिया कुछ अलग है, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के ऊपर दो चीज मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। वो जो चीज मुझे बहुत बेस्ट लगा, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी अच्छा है, कर्जा ना के बराबर है, हाथ में कैश भी बहुत शानदार है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के जो लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना रिजल्ट मतलब आने का चांसेस है, तो वो रिजल्ट देखिए, कंपनी इस बार वो रिजल्ट को बीट कर दी है। पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस बार रिजल्ट देखिए, सेल्स कितना ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस को भी यहाँ पे कंट्रोल में रखा, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा। और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी पिछले बार 84 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, इस बार 141 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। इसका मतलब एक बात आप जरूर याद रखना, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिला, थोड़ा सा नहीं, बहुत शानदार पॉजिटिविटी देखने को मिला। और कंपनी ईयर ऑफ ईयर को और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को, इस दोनों चीज को कंपनी यहाँ पे बीट कर पाए, तो ये कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट मैं जरूर कहूंगा। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और सबसे मजेदार बात यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक एवरेज डिलीवरी उठा जा रहा है 30%, 40%, 35%। मतलब उतना ज्यादा हाई वॉल्यूम नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली पुश करे तो इस कंपनी के हाई ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, लास्ट कुछ फ्यू डेज में अगर आप देखेंगे तो एफआईएस और डीएस का जो डेटा है उस हिसाब से देखें तो कंटिन्यूसली एफआईएस क्या कर रहा है, माल बेचकर भाग रहा है। तो इतना ज्यादा अगर क्वांटिटी सेल ऑफ हो रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा तो प्रेशर बनेगा। कोई भी कंपनी हो वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, उसको नीचे आना ही होगा। तो इसलिए शायद डिलीवरी कम उठा जा रहा है। जब मार्केट फिर से और भी गिरेगा, मार्केट में एक डिस्काउंट प्राइस में इसका शेयर दिखेगा, तो मुझे लगता है तब इस कंपनी के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, तो कंपनी बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहे थे और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया, नीचे भी आया था, फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करके कोई भी बड़ा सा कैंडल आपको दिखे, ग्रीन कैंडल, सोच लेना एक बड़ा सा एंटी लेवल यहाँ पे हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव 10 में है। तो इस टाइम में कोई भी ट्रेड लेना थोड़ा सा प्रेशर बन जाएगा, थोड़ा सा लॉसेस होने का चांसेस रह जाएंगे। तो इसलिए इस कंपनी को अभी फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठे रहूंगा और वॉच करता रहूंगा। देखिए, कभी कभी ना मार्केट के ऊपर आपको काम नहीं करना है, कभी कभी आपको सिर्फ देखना है, वॉच करना है, आपको नोटबुक में लिखना है, तभी आप अच्छा खासा ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाएंगे। हर जगह पे आप ट्रेड लेंगे तो वहां पे आप फंस सकते हैं। तो जब मैं बिगिनर था, जब मार्केट में नया आए थे, मतलब जब मार्केट में फर्स्ट टाइम काम करना स्टार्ट किए थे, तब इसी तरीके से काम कर रहा था। किसी भी जगह पे मुझे अच्छा लगा तो बाय कर लिया और गलत लगा तो सेल कर दिया। तो ऐसे अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको भी इसी तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े ऑपरेटर हमेशा डिस्काउंट प्राइस में बाय करते हैं। डिस्काउंट प्राइस का मतलब क्या है, मैं एक बार आपको बता दूं। डिस्काउंट प्राइस का मतलब है कंपनी अगर करेक्शन हो तो उस लेवल में वो बाय करते हैं और फिर से वो रिकवरी भी हो जाता है। अभी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है मारुति सुजुकी।
देखिए मारुति सुजुकी मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है और जीरो डेप कंपनी है। ऑटो इंडस्ट्रीज में जीरो डेप होना इतना आसान नहीं होता, तो फिर भी मारुति ने जीरो डेप करके रखा। और इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अपकमिंग कुछ टाइम्स में इसका अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि एक रिपोर्ट डेटा कंपनी ने पब्लिश किया, वो डेटा मुझे आपको दिखाना है। वो डेटा देखेंगे तो मारुति सुजुकी रिपोर्टेड हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स, वो भी कितना 1,99,200 यूनिट्स। तो अक्टूबर मंथ में कंपनी ने क्या किया, 1,99,217 यूनिट्स यहाँ पे बेचा। और पिछली बार कितना बेचा गया था, 1,67,520 यूनिट्स। इसका मतलब सेल्स में अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिला। और अभी जो नवंबर मंथ चल रहा है, इस मंथ में और भी ज्यादा सेल बढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम मतलब दिवाली का टाइम है, और दिवाली के टाइम में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचता है। कोई भी कंपनी हो, सबसे ज्यादा अगर गाड़ियां बेचा जाता है और ज्वेलरी बेचा जाता है तो वो इसी टाइम में है, क्योंकि इस टाइम धनतेरस भी होते हैं और साथ ही साथ दिवाली का मतलब सीजन भी चलते हैं। ऑल ओवर इंडिया में दिवाली का बोनस के हिसाब से कभी कभी गाड़ियां भी गिफ्ट किया जाता है, और बहुत सारे लोग गाड़ियां खरीदारी करते हैं, घर खरीदारी करते हैं इसी के टाइम में। तो इस मंथ मतलब दिसंबर का जो क्वार्टर आने वाला है, उस क्वार्टर में हर कंपनी का ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल जाता है। हाँ, कुछ कंपनीज के ऊपर स्लो डाउन भी देखने को मिल जाता है। वो कौन सा कंपनी है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं एक कंपनी के एग्जांपल आपको दे देता हूँ, उसका नाम है VBL, मतलब बोरुन बेवरेजेस लिमिटेड, जिसका दिसंबर क्वार्टर में हमेशा सेल डाउन होता है। क्यों होता है वो तो आपको पता है, क्योंकि उसका बिजनेस कोल्ड ड्रिंक्स का है। पेप्सी उसका ब्रांड है, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस है, तो इसके लिए स्लो डाउन देखने को मिलता है। इस तरीके से दिसंबर क्वार्टर में और कौन कौन सा कंपनी के ऊपर स्लो डाउन देखने को मिलता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। मुझे भी पता चलेगा कि आप किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए कभी भी एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ हर किसी की बात सुनकर आप काम मत करिए, खुद का भी एनालिसिस होना चाहिए, खुद का भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस है। यहाँ पे कोई मैंने आकर बाई कर लिया, सेल कर दिया, ये कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए आपको समझना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा। तो मारुति के ऊपर एक ही बात कहूंगा, मारुति का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं, और सेल्स का ग्रोथ देखिए 29,000 ऑलमोस्ट 30,000 आप बोल सकते हैं, और इस बार कितना हुआ 37,000 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल की, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 2,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3,700 करोड़। आज तक की कंपनी का हाईएस्ट सेल्स है, हाईएस्ट सेल्स साथ साथ कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट भी है। अगर इसी प्रॉफिट को मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो आप देखेंगे कंपनी आज तक जितने प्रॉफिट किए हैं, और इस बार जो प्रॉफिट होने वाला है 2024 में, वो 11,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। करंट जो सिचुएशन है, करंट जो मंथ है उस सिचुएशन में, तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी है, कितना हाई ग्रोथ होने वाला है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करते रहते हैं, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मारुति जैसे कंपनी को खरीदारी करूं जिसका प्राइस रेंज 10,000 के आसपास है। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपको जरूर करूंगा, आप प्रेडिक्शन करिए, कभी भी मौका मिले तो उस मौके को फायदे के हिसाब से देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपके पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, इसके रिलेटेड देखिए जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ यही कंपनी के लिए ऊपर है? नहीं, सारे कंपनीज को इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि किसके ऊपर निवेश किया जाए। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, मैं एक बार आपको यहाँ पे मारुति लिखकर दिखा देता हूँ। तो मारुति सुजुकी के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कुछ चार्ट पैटर्न इस तरीके से क्रिएट हुआ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ, मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया, मतलब ट्रेड इस तरीके से बना था, मैं आपको मेंशन किया कि यहाँ पे कफ विद हैंडल पैटर्न बना, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है तो आपको एक स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक कप होने के बाद एक हैंडल होना चाहिए, उसके बाद कोई ब्रेकआउट होना चाहिए, और फाइनली उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। तो फाइनली इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, और क्लोजिंग के बाद यहाँ पे जो टारगेट बनेगा, टारगेट किस तरीके से आप मार्किंग करेंगे, यहाँ पे जो कप का जो साइज है उस कप को साइज को मार्किंग कर लेना, और वही मार्किंग आपको यहाँ पे बिठा देना है, इस रेंज को मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे टारगेट बनेगा, और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 17% के आसपास। फिलहाल के लिए वोलेटिलिटी मार्केट है तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो होंगे ही। बाकी कंपनी के ऊपर तो मैं तो बुलिश हूं, आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम आप देखेंगे वो है नेस्ले इंडिया। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर नेस्ले इंडिया के ऊपर हम लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 23,900 अभी प्राइस चला है, ऑलमोस्ट 24,000 बोल सकते हैं एक शेयर का कीमत। तो कोई भी आम आदमी रिटेल पब्लिक इसके ऊपर निवेश करने से पहले सोचेंगे जरूर
क्योंकि इतना बड़ा पैसा वो निवेश करना नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि वो बता रहे कि मैं अभी आपको डिस्काउंट में, सॉरी, इस कंपनी का प्राइस आपको सस्ते में देने वाला हूँ, जिसके लिए इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, उसको वो स्प्लिट करने वाले हैं। तो स्प्लिट करने वाले हैं, इसका मतलब कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर देंगे और उस हिसाब से प्राइस का भी 10 से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका प्राइस जो रेंज है वो करीबन करीबन 2300 2400 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए स्टडी करिए और वॉच करिए, जब मौका मिलेगा तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज एक बार रिसर्च करके आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। मेरा काम था नॉलेज आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।